Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and today we are going to do the third chapter of Vistas. Okay, so this chapter is Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. It is Doshi. जोशी मत लिख कर आ जाना एग्जाम में. ओके, सो ये स्टोरी है, कहानी है. जो ऑथर है वो एंटार्क्टिका घूम कर आती हैं. शी इज़ अ टीनेजर, ठीक है. उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है. तो टीनेज में वो एंटार्क्टिका घूम कर आती हैं. तो वो बताती हैं कि इस साल की स्टार्टिंग में वो एक रशियन बोट या रशियन शिप मान लो, अब ऑफ कोर्स बोट से तो जाएंगे नहीं एंटार्क्टिका, रशियन शिप में बैठकर, जिसका नाम था अकेडमिक शोकल्स्की, उसमें बैठकर वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में गई. ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि रशियन रिसर्च वेसल, उसका नाम था अकेडमिक शोकल्स्की, उसमें बैठकर वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ठंडी, सूखी और बर्फीली, विंडिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर हवा चलती हो, ठंडी ठंडी बिल्कुल, तो वहाँ ऐसी जगह पे गई जो था अंटार्कटिका. उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर. जो अर्थ के बीच की जो लाइन है इक्वेटर, ठीक है, उसके नॉर्थ में 13.09 डिग्रीज, मतलब मद्रास से उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी टू अंटार्कटिका. ठीक है, और उनको क्या क्या क्रॉस करना पड़ा मद्रास टू अंटार्कटिका पहुंचने के लिए? डिफरेंट 9 टाइम जोन्स. ठीक है, अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो टाइम्स में भी चेंजेस आने लगते हैं. तो 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करे और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर उन्होंने क्रॉस करी. तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है 1 मार्कर के लिए या 2 मार्कर के लिए. ठीक है, रशियन रिसर्च वेसल, और ये कि उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया. फिर उन्होंने बताया कि मुझे पूरे 100 घंटे लगे. ठीक है, पूरे 100 घंटे लगे अंटार्कटिका पहुंचने में. पूरा जैसे वो कार में बैठी तो कार की जर्नी उन्होंने ऐड करी है, एरोप्लेन की, शिप की जर्नी, रिक्शे की, बैटरी वाले की, जो भी उन्होंने लिया था, ठीक है, वो सब लेकर उनको पूरे 100 घंटे लगे थे अंटार्कटिका पहुंचने में. तो जैसे ही अब वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो उसके बारे में बताती हैं कि वहाँ मैं पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ पूरा वाइट लैंडस्केप था, बिल्कुल सफ़ेद चादर जैसे बर्फ़ की हो. ठीक है, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइज़न. ब्लू होराइज़न मतलब कि ऐसा एक नेचर था जो कि ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के द्वारा अनइंटरप्टेड, बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं थी वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नेचर था, बर्फ़ थी. ठीक है, वाइट बर्फ़ थी, कोई वहाँ लोग नहीं थे, कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई सिटी वाला सेटलमेंट नहीं था. ठीक है, अनइंटरप्टेड इट वॉज. और फिर वो बताती हैं कि पहले इंडिया और अंटार्कटिका जो है, ठीक है, अब इंडिया का जो लैंड का टुकड़ा है वो एशिया के अंदर आता है, हमें पता है. ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, और अंटार्कटिका जो है वो अलग कॉन्टिनेंट है. तो बता रही हैं कि इंडिया कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है एशिया, और अंटार्कटिका, पहले ये एक ही पूरा लैंड का हिस्सा होता था, एक ही ज़मीन का टुकड़ा होता था अर्थ पर, जिसका नाम उन्होंने बताया है गोंडवाना. ठीक है, गोंडवाना है इसका नाम. तो ये कह रही हैं कि 650 मिलियन साल पहले एक ऐसे लैंड का टुकड़ा था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं. अमेलगमेटेड मतलब मिक्स थे उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आपके गोंडवाना के अंदर. ठीक है, उसके अंदर आपका पूरा एशिया था. ठीक है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका था, फिर साउथ अमेरिका भी उसी का पार्ट था. फिर जैसे जैसे अर्थ में चेंजेस आते गए तो ये ज़मीन के ना टुकड़े होने लगे, और वो ज़मीन का टुकड़ा जो था, जैसे एशिया का था, वो समुंदर के ऊपर तैरते तैरते थोड़ा ऊपर चला गया ग्लोब में. ठीक है, अंटार्कटिका नीचे रह गया. फिर जो साउथ अमेरिका था का जो टुकड़ा था वो नॉर्थ अमेरिका के पास चला गया. तो ठीक है, इन्होंने थोड़ी जियोग्राफी हमें बताई है, हिस्ट्री के बारे में भी बताया है कि उस ज़माने में क्या कैसे कॉन्टिनेंट, लैंड मास के बारे में ना उन्होंने हमें बताया है. तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब गोंडवाना एग्जिस्ट करता था तो इंसान नहीं रहते थे. ठीक है, अर्थ के ऊपर सिर्फ जानवर रहते थे. फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा मतलब कि जो आपकी प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती थी, और फोना की एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती थी. फिर वो कह रही हैं कि फ्लोरा फोना के अंदर आपके डायनासोर्स भी तब एग्जिस्ट करते थे, लेकिन धीरे 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 जब टाइम आगे बढ़ता गया तो डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए. ठीक है, और वेदर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे. ठीक है, जो ज़मीन थी, अर्थ का जो लैंड था, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे. और फिर धीरे धीरे किसका जन्म हुआ? एप्स का जन्म हुआ, जो आपके बंदर जात आई. फिर बंदर का क्या कहते हैं, उसमें चेंजेस आते 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 आते
फिर एक इंसान का जन्म हुआ और इंसान इस धरती पर पैदा हुआ। तो पहले क्या होते थे, डायनासोर्स होते थे, फिर डायनासोर्स जब खत्म हो गए तो बहुत सालों बाद फिर क्या आए, एप्स आए। ठीक है, एप्स मतलब वही बंदर, गोरिल्ला, जो भी आप मान लो, वही पूरी मंकी फैमिली जो होती है। ठीक है, उससे ही तो आपका जो इंसान है, आई मीन द ह्यूमन है, ह्यूमन ओरिजिन हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि एंटार्क्टिका की हिस्ट्री के बारे में वो थोड़ा बता रही हैं कि शी टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। ओ माय गॉड, सो मच साइंस। तो देखो ये तो समझ के बाहर है कि इसको बस आपको रटना पड़ेगा कि ये जो भी कॉर्डेलेरियन जो इन्होंने बोला है, कैम्ब्रियन, इसको याद कर लेना। क्या क्यों बोला है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि पहले जो क्या होता था कि कार्बन कंटेंट अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो कार्बन से ही इंसान बना है, कार्बन से ही क्या बना है, आपका ज़मीन बनी है, मिट्टी बनी है, सब कुछ कार्बन से बना है। ठीक है, तो कार्बन बेसिकली सबका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हमने इतना साइंस में पढ़ा हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि धीरे 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 जो कार्बन का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हमारी अर्थ के ऊपर, और कुछ जो पुरानी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी वो अर्थ के ऊपर से विलुप्त हो गई, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने वही हमें गोंडवाना के बारे में बताया है कि जब गोंडवाना के टुकड़े हो गई तो इंडिया वाला पार्ट जो था वो ऊपर चला गया, साउथ अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका के पास में थोड़ा चला गया। ठीक है, एंटार्क्टिका जो था वो नीचे का नीचे रह गया। ठीक है, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो एंटार्क्टिका, ये याद रखने वाली चीज़ है 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए, कि एंटार्क्टिका लाइज एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ऑथर अपने बारे में बता रही हैं कि वो एक मद्रासन है। ठीक है, तो वो साउथ इंडियन है, और साउथ इंडिया में ऑफ कोर्स गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उनको आदत थी सन वर्शिप करने की। ठीक है, कि वहाँ गर्मी अच्छी खासी डेली सूरज देखती थी। अब वो जैसे ही एकदम से ऐसे मौसम में पहुँच गई जहाँ पर -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है एंटार्क्टिका में, तो मतलब उनकी थोड़ी तबीयत ढीली हो गई। मतलब ऑफ कोर्स यार, बंदा हिल ही जाएगा अंदर से। जो इंसान बचपन से ऐसी जगह रह रहा है जहाँ का बिल्कुल ही टेम्परेचर ही अलग रहता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर अलग रहता है, डेली सन दिखता है, गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, और तुम्हें उसे -60-60 डिग्री में जाके लगा दो, रख दो, तो बंदे की हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो यही बता रही हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम था और मेटाबॉलिक सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया था बहुत ही ज़्यादा। अब वो बता रही थी कि देखो वहाँ पर मोस्टली पूरे एंटार्क्टिका में आपको इंसान तो मिलेंगे नहीं, तो क्या मिलता है कि वहाँ ओशन में ब्लू व्हेल्स मिल जाएंगी, आपको आसपास आइसबर्ग्स दिख जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें, बड़े 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 बर्फ़ के टुकड़े पानी में ऐसे तैर रहे हैं, वही टाइटैनिक वाला सीन। ठीक है, और छोटे छोटे आपको पानी में चलने वाले जानवर भी दिख सकते हैं, पेंगुइन वगैरह, ये सभी आपको दिखेगा, कोई कुछ और नहीं दिखेगा कि आपको पेड़ पौधे वहाँ दिख रहे हैं, गुलाब उग रहा है वहाँ पे कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, हाँ, वो बता रही हैं कि अब वो थोड़ा कह रही हैं कि आपको जब आप एंटार्क्टिका जाओगे तो आपको इतना बारे में पता चलेगा उसके कि अर्थ की जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप जानोगे। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता चलेगा, हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं एनिमल्स के बारे में, वहाँ की प्लांट लाइफ कैसी है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, कैसे वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं, एवरीथिंग, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री एंड मैनकाइंड, जो कि अनटच्ड है अभी तक वहाँ पर। क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसा सौतेला, हमारा सौतेला नहीं कहते, इकलौता कहते हैं, ऐसा हमारा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो ह्यूमन हिंड्रेंस है या जो ह्यूमन इंडल्जेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब वो बता रही हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट से क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि 12,000 साल पहले हमारे आदमी औरत मतलब इंसान का जन्म हो गया था इस अर्थ के ऊपर, और जैसे ही आदमी आया तो उसने हल्ला सा मचा दिया अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ को तहस नहस कर दिया, इसकी ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, इतना ज़्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ करा है, डोमिनेट करा है नेचर को। ठीक है, पेड़ काट काट के सड़कें बना दी, मैदान बना दिए, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, टावर, सिटीज़, मेगा सिटी, मेट्रोज,
ब्रिजेस, एवरीथिंग, ठीक है। तो इन सब की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हमारा नेचर, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स के जो हैबिटेट है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ये सब डिस्टर्ब हो गई हैं। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, इतना ज़्यादा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है कि जो हमारी जो अर्थ है ना, दैट हैज़ बीन सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर भी एक होल हो चुका है। तो ओजोन लेयर की भी हमने ऐसी तैसी कर दी है। वो ये बता रही हैं कि इन ह्यूमन इम्पैक्ट कैसे आया है इस अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। धीरे धीरे जितने सारे जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अर्थ का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है। जानवर मर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। वो यही कह रही हैं कि उस जगह में, एंटार्क्टिका में, बिकॉज इट इज़ अनटच्ड, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरफेयर्ड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वो कह रही हैं कि इतने सारे कार्बन रिकॉर्ड्स जो कि आधे मिलियन साल पुराने भी है ना, वो भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा है, उनके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि वहाँ पर इंसान पहुँच ही नहीं पाए हैं ज़्यादा। यही बता रही हैं कि कार्बन रिकॉर्ड्स आपको अवशेष मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के जानवर के रिकॉर्ड्स, आपको प्लांट्स के रिकॉर्ड्स, ये सब आपको बर्फ़ की लेयर्स के अंदर मिलेंगे। अगर आप खुदाई करोगे एंटार्क्टिका में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आपको वहाँ पर जाकर पता चलेंगी। अब वो अपने प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं कि जब कि वो एक हमें पता है रशियन वेसल में बैठकर, रशियन शिप के अंदर बैठ के गई हैं एंटार्क्टिका, जिसका नाम है शोकल्स्की। अब ये जो इनका प्रोग्राम था ना, ये इनकी ट्रिप जो थी, ये एक प्रोग्राम के थ्रू गई हैं जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस इनके प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑफ आइस ऑन आइस, ये प्रोग्राम क्या करता है कि हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया की ऐसी ऐसी जगहों पर लेके जाता है और उनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है कि वो बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको सोचने में मजबूर करते हैं, उनकी क्या कहते हैं ग्रोथ में, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिज़िकली, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये उस टाइप का एक प्रोग्राम है। एंड ये जो प्रोग्राम है ये कौन हेड करता है? एक कैनेडियन हेड करता है जिसका नाम है जेफ ग्रीन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पसेस कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो था वो प्रोग्राम था, उनका जो ऑथर है, और उस प्रोग्राम के थ्रू वो गई थी एंटार्क्टिका। ये प्रोग्राम किसके द्वारा हेड किया गया था? जेफ ग्रीन के द्वारा, जो कि एक कैनेडियन था। और वो क्या करते थे? वो सेलिब्रिटीज़ की, वही सेलिब्रिटीज़ का टूरिस्ट गाइड था पहले। जेफ जो था सेलिब्रिटीज़ को या रिटायर्ड रिच जो बंदे होते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको घुमाना फिराना, उनको टूर वूर करवाना, तो पहले वो करता था। तो अब उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट करा था स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब वो कह रही हैं कि देखो, हम जब वहाँ पर गए एंटार्क्टिका में तो हमें इतना ज़्यादा पता चला कि जो अर्थ की नेचुरल स्टेट है वो तो ऐसी है, और जहाँ मैं रहती हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिस्गस्टेड है। जो नेचुरल स्टेट जो सिटीज़ की हो गई, मेगा सिटीज़ की हो गई, स्टेट्स की हो गई। तो वो यही बता रही थी कि घर पे बैठकर, सोफे पे बैठकर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना बहुत आसान है, और ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ग्लेशियर ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब बोलना बहुत आसान है। लेकिन जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखो और ऐसी जगह जाकर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक एक ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, वो ये ना कि कर्म का असर तो ज़रूर पड़ेगा। तो इंसान जो भी आपका कुकर्म कर रहा है ना, उसका असर हमारे नेचर पे पड़ रहा है, और वो नेचर जो है ना, वो हमसे बदला लेगा आगे जाकर, जैसे कि अभी नेचर हमसे बदला ले रहा है कोरोना के रूप में, ठीक है। इंसान की बस ऐसी तैसी कर दी है कोरोना ने। वो यही बता रही है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, इंसान की हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से।
अब वो यही बता रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रही हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये कह रही हैं कि और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो ओशंस में पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे टाइप के लिटिल प्लांट्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वन सिंगल सेल्ड होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो जो हैं उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है ये इंसानों की वजह से। तो वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उनकी वजह से अब जो ये फ्लाइटोप्लैंक्टन्स है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ये ऑक्सीजन पता है किन के काम आती है, जो मेरीन एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स हैं वो उससे ब्रीथ करते हैं। लेकिन जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो मेरीन एनिमल्स भी कैसे ज़िंदा रहेंगे, उनको भी ऑक्सीजन जो है वो फिर नहीं मिल पाएगी। तो वो यही बता रही हैं कि ऐसे ऐसे इम्पैक्ट भी पड़े हैं जिसकी वजह से जो मैरीन एनिमल्स है वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा बट उनका भी बहुत बड़ा रोल है एक चेन को चलाने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चेन को चलाने में। फिर वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जब वो अंटार्कटिका जा रही थी तो बीच में क्या हुआ कि उनकी जो शिप थी वो फंस गई थी। शोकल्स की जो थी वो बीच में फंस गई एक पेनिनसुला के और एक टैडपोल आइलैंड के। तो आपको याद रखना पड़ेगा, शोकल्स की जो थी वो फंस गई थी टैडपोल आइलैंड एंड पेनिनसुला के बीच में फंस गई थी। तो उनके कोच ने कहा कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग क्या करे, उन्होंने क्या करा, सारे के सारे जितने भी मेंबर्स थे ये लोग उतरे, ठीक है, शिप में से उतरे, और जो सामने जो ओशन के ऊपर जो चट्टान थी, जो आइलैंड था और जो पेनिनसुला था, उसके ऊपर चल कर इन्होंने पार करा। समझ रहे हो आप लोग। तो उन्होंने शिप से उतर कर बर्फ़ पर चलते 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 पहुँच कर, मतलब पास में ही होंगे, अंटार्कटिका में ही कहीं होंगे, तो चलते चलते उस चीज़ को, उस हर्डल को, उस बैरियर को इन लोगों ने पार किया। उन्होंने बोला ना कि क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो वो ओशन पे एक बर्फ़ का टुकड़ा जो तैर रहा था उसके ऊपर ये लोग चले। वाओ यार, वेरी एडवेंचरस। तो अब ये यही बता रही है कि मैं एक टीनेजर होके मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है, और वो यही कह रही हैं कि मुझे ये चीज़ पता चली है कि इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, मदर अर्थ के अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक दिन भी कुछ अर्थ के लिए अच्छा काम करें ना, ठीक है, अर्थ के लिए कुछ हम अगर एक पौधा भी उगा देना तो वो अर्थ के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को मोटिवेट करते हुए उन्होंने एनकरेज करा है कि वही। तो आपको ना एग्ज़ाम में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखने को आ सकता है, ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में लिखने को आ सकता है कि कैसे कैसे वो अर्थ को डिटीरियोरेट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ सकता है कि उसके उसके क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, और हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ विस्टास। ओके, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।